नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप लोग इन दिनों टेलीविजन पर या फिर समाचार पत्रों पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समय समय पर देश की राजधानी दिल्ली और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के अंदर जो तमाम शहर आते हैं उसके तहत वहां के आप दृश्य देख रहे होंगे और लगातार आप ये सोच रहे होंगे और आप चिंता में भी होंगे कि आखिर वहां पर रहने वाले लोग किस प्रकार से सांस ले रहे हैं। आप स्वयं को भाग्यशाली भी महसूस कर रहे होंगे और भगवान की एक प्रकार से आप शुक्रिया भी कर रहे होंगे भगवान का कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वो दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में नहीं है या फिर उसके आसपास नहीं है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि दरअसल प्रदूषण तो एक महानगर की समस्या है या फिर देश के जो प्रमुख महाशहर है महानगर है उनकी ही समस्या है, तो फिर ये सबसे बड़ी गलती होगी। ये बड़ा ही अनुचित होगा, क्योंकि अगर कोई प्रदूषण को, अगर कोई वायु को किसी भी शहर के या किसी भी महानगर के सीमाओं में बांध कर रखना चाहता है और फिर वो ये सोचता है, वो आश्वस्त हो जाता है कि उस तक तो ये प्रदूषित हवा पहुंच ही नहीं सकती है, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती वो कर रहा है, बहुत बड़े एक गलत फहमी में वो है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सबसे आधुनिक शहरों में से है देश की अगर मैं बात करूं, और सबसे ज्यादा वहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं, देखिए विरोधाभास है। एक तरफ वो सबसे आधुनिक शहरों की सूची में भी शामिल है, तो दूसरी तरफ वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में भी शामिल है। और अगर मैं वैश्विक स्तर पर बात करूं तो दिल्ली, अगर हम दूसरे देशों की राजधानियों से कंपेयर करें और साथ ही साथ जो दूसरे देशों के जो बड़े बड़े शहर हैं अगर हम उनसे भी तुलना करें, तो देश की राजधानी दिल्ली की हालत सबसे बुरी है, सबसे ज्यादा खस्ता है। हमारे देश के भीतर दोस्तों आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि यहां पर कोई भी अगर मसला होता है तो फिर राजनीति शुरू हो जाती है। चाहे दवाई पर राजनीति हो, चाहे शराब पर राजनीति हो, चाहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर राजनीति हो, और अब तो प्रदूषण पर भी राजनीति हो रही है। प्रदूषण कोई आज या कल का मसला नहीं है, ये अब निरंतरता के साथ कई दशकों से अब भारत को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और दिल्ली के लोगों के लिए, विशेषकर जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं वहां के बाशिंदों के लिए, वो एक प्रकार से इस प्रदूषण के, इस गंदी हवा के लिए एक प्रकार से गुलाम बन चुके हैं। राजनेता सिर्फ सियासत करते हैं, उनके पास ना तो इच्छा शक्ति है और ना ही जनता के भीतर संकल्प लेने की शक्ति है। यहां पर बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत कठोर बात मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि इस देश के भीतर, और देश छोड़िए, पहले हम अपनी बात कर लेते हैं एक बार। मैं एक नॉर्मल नैतिकता की अगर मैं बात करूं, नैतिकता के पैमाने पर आप मुझे एक बात बताइए कि पैसा कहां तक लेकर जाएगा कोई? जब कोई व्यक्ति जब वो शैया पर लेटा होता है और जब एक प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश के भीतर और दुनिया में भी, सिर्फ हमारे देश की आदत नहीं है बल्कि दुनिया की अगर मैं बात करूं तो हर जगह सिर्फ पैसा कमाने पर ही जोर दिया जा रहा है। पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद भी अगर आप उसी घटिया और गंदी क्वालिटी वाली हवा में आप सांस लेने को विवश हो रहे हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आप इसको आराम से और आसानी से समझ लेंगे। कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं होता है जब तक वो सड़कों से स्टार्ट ना हो या फिर वो सड़कों पर ना हो। वहां के जो आंदोलनकारी होते हैं वो जब तक सड़कों पर नहीं आते हैं तब तक कोई भी क्रांति नहीं आ सकती, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है, कामयाब नहीं हो सकता है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ट्रेंड लगाने से, चलाने से कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर आपने अपने घरों में, अगर आपने अपनी गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर्स लगा रखे हैं, तो भी अगर आप ये सोचते हैं कि आप 100% सुरक्षित है और आप जो हवा ले रहे हैं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वो 100% उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, वो स्वच्छ है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आपको सड़क पर तो उतरना ही होगा, चाहे आप स्कूल जाएं, स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने जाएं, दफ्तर जाएं, या फिर आप किसी भी और सब्जियां लेने जाएं, या कहीं पर भी आप जाएं, आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको सड़क पर जरूर उतरना होगा और फिर वो जो वायु है वो आपके भीतर जरूर आएगी।
इसलिए चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम व्यक्ति हो, हर किसी को यह बात सोचने की आवश्यकता है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए इस चीज को आपको किसी शहर के दायरे में नहीं बांध कर रखना है। या अगर वहां की परेशानी हो रही है, वहां पर अगर हम खबरें पढ़कर ये सोच ले रहे हैं कि हमारे शहर में तो ऐसा नहीं हो रहा, हमारे गांव में तो ऐसा नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आने वाले समय में ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ समय समय की बात है और सिर्फ मात्रा की बात है। देखिए जहां कहीं भी ज्यादा मात्रा में अगर प्रदूषण होगा तो वो हेडलाइन बनेगी, और जहां पर कम होगा तो फिर वहां पर इस बात का इंतजार किया जाएगा, इस बात की प्रतीक्षा की जाएगी कब स्थिति, हालात जो है वहां के तनावपूर्ण हो जाए, गंभीर हो जाए, फिर वो हेडलाइन का दर्जा प्राप्त होगा। मीडिया राजनीति में उलझा हुआ है और नेता एक दूसरे पर छीटाकंशी कर रहे हैं। निजी स्वार्थ से अगर ये उठे नेता, तो फिर इसके बाद देश में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। यहां पर बात सिर्फ मीडिया या फिर नेताओं की ही नहीं करना चाहूंगा, बल्कि यहां पर बात हमारी और आपकी भी करना मैं चाहूंगा, यानी इस देश के आम जनता की भी करना चाहूंगा। आखिर ये कैसे हो सकता है कि जब एक एक नागरिक इस देश के संसाधनों को, इस दुनिया के, इस प्रकृति के संसाधन को यूज कर रहा है, अगर वहां पर वो रहता है और एक निश्चित समय काल तक, जीवन काल तक वो उन तमाम संसाधनों का उपयोग करता है, तो फिर वो कैसे उसकी जिम्मेदारी नहीं बैठती है, कैसे उसका ये कर्तव्य में शामिल नहीं होता है कि आपको भी अपने तरीके से एक कदम उठाने हैं, आपको भी अपना योगदान करना है। केवल सरकारों की या फिर नगर निकायों की, नगर निगमों की या प्राधिकरणों की इस केवल उनका ही उत्तरदायित्व नहीं होता है, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जिम्मेदारी हम, मेरी और आपकी भी है, हम सब की भी है, इस देश के नागरिकों की भी है। इसलिए हमें अपने तौर पर इंडिविजुअली ऐसे स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। ये वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो या फिर जल प्रदूषण हो, ये तमाम जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं, वो तमाम प्रदूषण में हमारा योगदान भी होता है। और ये तभी कम हो सकता है जब हम और आप मिलकर सचेत होकर पूरी जागरूकता के साथ लोगों में भी जागरूकता फैलाएं और स्वयं एक प्रकार से अपने तौर पर ये जिम्मेदारी ले लें। हमारा ये एक ड्यूटी समझ लीजिए कि हमें भी अपने लेवल पर, अपने स्तर पर हमें कुछ ऐसे कदम उठाने हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस को, हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ये कम से कम कहने को ना मिले कि भाई जो हमारे से पहले हमारे जो पूर्वज थे, या जो क्योंकि हम लोग की उस टाइम पर एज बढ़ जाएगी, तो वो ये ना कहे कम से कम कि आप लोगों के कारण आज हम स्वच्छ हवा में सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, आप लोगों के कारण आज हम स्वच्छ जल नहीं पी पा रहे हैं, आप लोगों के कारण आज हम स्वच्छ आहार नहीं ले पा रहे हैं। एक बात याद रखिए, मैंने ये बात एक सोशल मीडिया पर मैंने एक जगह एक पोस्ट पे पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात थी, और मैं इस बात को जहां कहीं भी जाता हूं, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं उसको शेयर करता हूं, और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा। वो बात ये थी कि इंसान नोट नहीं खा सकता है, इंसान पैसे को नहीं चबा सकता है। खाना खाने के लिए उसे फल, सब्जियां, दाल, अनाज की जरूरत होती है, और वो तमाम चीजें कहां उगती हैं आप सभी जानते हैं। इसलिए अगर आपके पास पैसा है तो भी आप हीरे, चांदी, सोने की सब्जियां नहीं खा सकते। आपको खाना वही होगा जो इस देश की भूमि पर उगता है, और जब तक वो उग रहा है तब तक आप उसके मजे ले रहे हैं, आप उसका आनंद उठा रहे हैं, और जब वो खत्म हो जाएगा तब आपको उसकी कद्र पता चलेगी, तब मुझे और आपको उसकी कद्र पता चलेगी। ये सच है कि अगर आप अपने घर पर हैं या आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है कि भाई आप अगर पानी वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी के दूसरे की भूमि पर जाकर कूड़ा फेंक दे रहे हैं, या कूड़ा जला दे रहे हैं, या पराली जला दे रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं रात के अंधेरे में, दोस्तों आप सब जानते हैं, अगर आप किसी औद्योगिक नगरी में रहते हैं या आपके घर के आसपास अगर मिले भी हैं, तो आप देखते होंगे कि वहां पर रात में अक्सर जो चिमनियां होती है उसमें से कितना ज्यादा धुआं निकल रहा होता है। रात के अंधेरे में वो लोग ये कुकर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि दिन के अंधेरे में, उजाले में भी कर रहे होते हैं अक्सर जगह, लेकिन एक प्रकार से चूंकि कहीं ना कहीं और कहीं कहीं पर कानूनी तौर पर वो एक शिकंजा होता है, इसलिए वो उस टाइम पर नहीं करते। लेकिन देर रात आप देखिए अक्सर कि वो लोग काला धुआं छोड़ते हैं आसमान में, और वो कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सब जाने और इसके समझने की आवश्यकता है। मैं आपको एक निजी उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। मैं जब हॉस्टल में रहता था मेरठ में, तो जब हम लोग कपड़े ऑब्वियसली जब धोते थे तो उसको जब फैलाते थे, तो अगले दिन सूखने के समय जब वो सूख जाते थे तो सुबह हम लोग उतार लेते थे। तो मैं और तमाम जो हमारे वहां पर जो दोस्त रहते थे, मित्र रहते थे, वो तमाम इस चीज को नोटिस करते थे कि उस कपड़े के ऊपर
चाहे बनियान हो, जो विशेष तौर पर जो सफेद कपड़े होते थे, तो उस पर वो स्पष्ट हो जाता था कि दरअसल वहां पर कुछ काले काले पार्टिकल्स उस पर जमे हुए हैं और मिलियंस बिलियंस की संख्या में। वो क्या था? वो कार्बन था, वो राख थी, और वो और भी अन्य प्रदूषक हो सकते हैं जो हम सबकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आप कभी भी दिल्ली एनसीआर में अगर आप जाएंगे या किसी ऐसे प्रदूषण वाले शहर से अगर आप निकलेंगे और आप अपना मुंह हाथ धोएंगे, अपने माथे पर ऐसे आप फेर लेंगे या थोड़ा सा आप ऐसे नकोट लेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी उंगली में, आपके नाखूनों में काली एक परत जम गई होगी। वो क्या है? वो सब प्रदूषण है। अब आप सोचिए कि अगर वो इतने समय के लिए आपकी बॉडी के बाहर वो जमा हो सकती है, तो फिर आपके भीतर क्या वो कितना नुकसान वो पहुंचा रही होगी। इसलिए ये हमें सचेत होने की आवश्यकता है। और अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो के अगले हिस्से में दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर भी। देखिए दोस्तों, दिल्ली में विशेष तौर पर जब से दिवाली का त्योहार खत्म हुआ है, तो उसके बाद से लगातार वहां पर, उसके अगले दिन इनफैक्ट वहां पर धूल की एक बड़ी चादर, स्मॉग जिसको आप कहते हैं, वो वहां पर जम गई। और चूंकि इस समय तापमान भी कम हो रहा है, तो ऐसे में जो प्रदूषक होते हैं, जो हानिकारक जो तत्व होते हैं, जो गैसेस होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो वहां पर जम जाते हैं और वो वहां पे स्थिर हो जाते हैं। जिसके बाद वो चूंकि हवा का रुख भी उस तरीके से नहीं होता है, तो वो कण वहां पर ही बैठ जाते हैं, खुद को स्थापित कर लेते हैं और फिर एक मोटी चादर बन जाती है। और फिर उसके कारण जो लोग होते हैं उनको गले में इचिंग की समस्या होती है, थ्रोट में। इसके अलावा उनको आंखों में जलन होती है महसूस, दिमाग में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में जलन होती है, किडनी, लीवर, इन सब की भी समस्याएं हो सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, और भी ऐसी बहुत सारी दर्जनों ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के जो एनसीआर का क्षेत्र है, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और कहने को डेवलप तो है वो, और वहां पर जो लाइफस्टाइल है वो भी ठीक है, एडवांस्ड है, मॉडर्न है, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं गुणवत्तापूर्ण चीजों की, तो उसके नाम पर वो शून्य है। एक चीज का फैक्टर, बड़ा जो फैक्टर है, वो है कुप्रबंधन और खराब प्लानिंग। वहां पर ना तो मैनेजमेंट सही से होता है और ना ही प्लानिंग के तहत उस चीज को बसाया गया है, या फिर वहां पर कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। देखिए, एक शहर आपने प्लान किया, एक शहर आपने डेवलप किया और एक शहर आपने बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है। वहां पर चीजें बहुत मॉडर्न होंगी और देखने में, सुनने में अच्छा भी लगता होगा। वो गगनचुंबी इमारतें, वो मेट्रो सर पर दौड़ रही है, गाड़ियां ऐसे जा रही है जैसे लग रहा है बस आप लंदन में है। लेकिन वो चीजें, फिर वही बात कि वो चीजें आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को कितना अफेक्ट करती है, ये समझने वाली बात है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर जाना जब उसका समय आएगा, जब भगवान उसको बुलाएंगे, तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर हम सभी जागरूक रहें और हम सभी अपने इस लाइफ की, अपने इस शरीर की, अपने इस प्लैनेट की, अपने इस एनवायरमेंट की, पर्यावरण की, अगर हम इस पूरे के पूरे इसकी वैल्यू को हम समझें, तो ही बहुत ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं लौटूंगा दिल्ली पर। और दिल्ली में दोस्तों दरअसल दिवाली के बाद से लगातार ये चीजें और भी ज्यादा गंभीर हुई। नेताओं ने अपनी आपस में राजनीति करी। आम आदमी पार्टी वालों ने बीजेपी वालों पर आरोप लगाया कि इन्होंने जानबूझकर पटाखे जलाए, धर्म के नाम पर इनको उत्तेजित किया और फिर उन लोगों ने पटाखे छिड़ाए। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इनको कुछ नहीं मिला, सरकार फेल हो चुकी है अपनी नीतियों में, दिल्ली सरकार, तो फिर ये पटाखों पर ही जिम्मेदारियां थोप रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक छीटाकक्षी, ये आरोप प्रत्यारोप आपस में चलते रहेंगे। इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता दम घुटने से जनता की मौत हो या फिर जनता की आंखों की रोशनी चली जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शायद जनता को भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी पैसे कमाने में ही लिप्त हो चुकी है। आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा दोस्तों, ज्यादा आपने नोटिस किया होगा कि मैं इस वीडियो में ज्यादा आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, लेकिन यह आंकड़ा आप सुनिए। इस देश के भीतर वायु प्रदूषण, अकेले वायु प्रदूषण के कारण ही प्रत्येक वर्ष, हर साल 20 से 25 लाख लोगों की जान चली जाती है। कल का आया कोविड भी इतनी जान नहीं ले पाया जितनी प्रदूषण ले लेता है। वायु प्रदूषण की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, अभी अन्य प्रदूषण या अन्य जो कारण होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि इसको 5वां सबसे बड़ा घातक कारण माना गया है हिंदुस्तानियों की जान लेने के अगर लिहाज से हम बात करें। यानी अगर एक साल में भारतीयों की संख्या 25 लाख के करीब है जिनकी मौत हो जाती है वायु प्रदूषण के कारण, तो इसका मतलब ये समस्या गंभीर है, लेकिन इस पर गंभीर से चिंतन मनन कोई नहीं करता है। दिल्ली की एक बार मैं फिर से बात करना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली में अकेले सिर्फ दीपावली के पटाखे या आतिशबाजी ही कारण नहीं होता है, क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वहां पर बड़ी विस्तार से ये बात लिखी हुई थी कि दरअसल दिल्ली में जो कुछ भी ये प्रदूषण होता है उसमें 5% की सिर्फ हिस्सेदारी होती है पटाखों की। बाकी जो मैक्सिमम हिस्सेदारी होती है वो पराली जलाने के कारण होती है, जो आसपास के राज्य जिससे दिल्ली सटा हुआ है, जो दिल्ली से सटे हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं से, जिसमें
हरियाणा आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, तो यहाँ के जो विभिन्न शहर हैं, जब वहां से पंजाब से भी जब पराली जलाई जाती है तो वो हवा का रुख के साथ हवा में वो पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं और फिर जब वो दिल्ली की तरफ आते हैं तो दिल्ली की हवा में वो घुल जाते हैं। और वो कई कई बार ऐसा होता है और असंख्य बार ऐसा होता है कि दरअसल वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने महीन होते हैं कि वो आपकी कोशिकाओं तक में घुस सकते हैं और आपको संक्रमित कर सकते हैं। आपके लंग्स को, किडनीज को, लिवर को, ब्रेन तक को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी भी कोई भी इस बातों को सीरियसली नहीं लेता। सीरियसली अगर ले रहा होता तो फिर अगले वर्ष या हर वर्ष इसी तरीके की स्टोरी नहीं रहती। लेकिन जहां मैंने बात की कुछ कारणों की, तो उसमें पराली जलाने का कारण भी एक अहम कारण है। इसके अलावा जो अन्य कारण है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें एक बढ़ते हुए वाहनों की संख्या भी है, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं, दिल्ली एनसीआर में इनफैक्ट वहां पर वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो चूंकि वाहन इतने सारे वहां पर प्रवेश करते हैं तो उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, भले ही बहुत सारे सरकार ने दरअसल बहुत सारे ऐसे योजनाएं, बहुत सारे ऐसे हाईवेज का निर्माण किया है, एक्सप्रेसवे का आसपास निर्माण किया है दिल्ली के बाहर, ताकि जो दिल्ली के बाहर के वाहन है, जिनको पहले दिल्ली में अगर उनको किसी राज्य में जाना होता था तो फिर दिल्ली होके उनको जाना होता था, तो वो अब मैक्सिमम नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी अभी वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है। अगर वो चेंज आया होता तो इस तरीके की स्थिति फिर से लौटती नहीं। इसके अलावा जो ईंट भट्टे होते हैं जो आसपास के इलाकों में या दिल्ली में ही है, तो उनसे जो धुआं होता है वो भी इसका प्रमुख कारण है। उद्योग वहां पर मौजूद है, जो कारखाने, जो इंडस्ट्रीज वहां पर मौजूद है, उनका प्रदूषण बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है ये भी। इसके अलावा मैं अगर बताऊं तो बिजली के जो संयंत्र होते हैं, पावर के जो आप कह सकते हैं कि जो पावर प्लांट्स होते हैं, वहां से भी जो धुआं निकलता है वो भी इसका एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो दिल्ली की या एनसीआर की जो एक अपनी सीमा से ज्यादा की जो जनसंख्या है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो वो उस चीज को झेल ही नहीं पाता जितनी दिल्ली की क्षमता है, इसलिए भी प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा बुनियादी ढांचों में जो निवेश है वो कम है दिल्ली के भीतर। अब बुनियादी ढांचों में मैं सबसे बड़ा जो एक मानता हूं वो सार्वजनिक परिवहन को मानता हूं। दिल्ली में नो डाउट जो सार्वजनिक परिवहन की स्थिति है, चाहे मेट्रोज हो या फिर डीटीसी की बसें हो, वो तमाम चीजें अच्छी हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो अभी भी बड़ी संख्या में, आप देखिए ना कि अभी भी बड़ी संख्या में आपको वहां की सड़कों पर वो गाड़ियां रेंगती हुई दिखेंगी। अभी भी लोग, वैसे देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग मेट्रोज का इस्तेमाल करते हैं, लाइफलाइन है वो वहां की, कैब्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी सार्वजनिक परिवहन का जो क्षेत्र होना चाहिए दुनिया के अन्य शहरों की तुलना अगर हम करें दिल्ली में, तो वो भी काफी पीछे है। अभी भी बहुत सारे लोग अपनी निजी वाहनों के द्वारा ही दफ्तर में जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं पर ट्रैवल करते हैं। ये चीज रुकनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है पोल्यूशन में, पोल्यूशन बढ़ाने में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक और प्रमुख कारण है वो है कचरे का ढेर। कचरे का ढेर आप सभी वाकिफ है, जो गाजीपुर का जो डंपिंग ग्राउंड है उस सबसे आप वाकिफ हैं, और कितना कचरा हम लोग उगाते हैं। और ये सिर्फ अकेले दिल्ली की बात नहीं है, बल्कि देश के सभी हिस्सों की बात है। चाहे कचरा हो, चाहे ई वेस्ट हो, हम लोग के पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है, हम लोग के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हम उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करें, हम कैसे उसे रिसाइकिल करें। कुछ मात्रा में वो कचरा रिसाइकिल हो जाता है, बाकी सारा का सारा वो ग्राउंड्स पर पड़ा रहता है, और जब उसमें कभी आग लग जाती है, कभी विस्फोट हो जाता है, तो उसमें से विषैली गैसेस निकलती हैं और फिर वो वातावरण में घुल जाती है और फिर आपको और हमको जहरीली सांस लेने पे मजबूर होना पड़ता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि आप बहुत सारी सिगरेट पीने के बराबर का आप धुआं ले रहे हैं। यानी अगर आप सिगरेट पीते भी नहीं, अगर आप धूम्रपान नहीं भी करते हैं, तो भी उसी के समान है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बात कही कि इस दौर में कोविड भी बढ़ेगा। जो पिछले वर्ष भी हम बात कर रहे थे कि पोल्यूशन में सर्दियों में कोविड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे में पोल्यूशन चूंकि इतना ज्यादा बढ़ गया है तो कोविड के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए देशवासियों को सतर्क होने की आवश्यकता है और नेताओं को, सरकारों को आपस में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक तो हमारे देश में ये भी है ना कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है राज्य में, तो केंद्र में भाजपा की सरकार है। यूपी और हरियाणा के बॉर्डर्स उनसे लगते हैं तो वहां पर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों में आपस में समन्वय ही नहीं है, और जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक ये कैसी चीजें सही होंगी। प्लस उसमें आम जनता का सहयोग, उसमें भी कमी है। तो ऐसे में सबको कृपया करके, और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर की स्टोरी नहीं बल्कि ये सबके लिए है, कि सभी को अपने निजी तौर पर और सरकारों को अपने तौर पर ये फैसले उठाने चाहिए, ताकि फिर हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का या जनवरी तक का हम वेट ना करें कि एक बार जब फिर से धुंध आएगी, जब फिर से ये स्मॉग आएगा, तब हम एक्टिव होंगे, तब हम पानी का छिड़काव करेंगे। अभी भी वो सारी चीजें हो रही हैं। 100 से ज्यादा जो वाहन है उनको उतार दिया गया है दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली सरकार द्वारा, कि वो जाकर पानी का छिड़काव करें और
जो स्मॉग गन होती है उससे छोड़े चीजों को, ताकि प्रदूषण और पेड़ वगैरह और आसपास की जो धूल है वो बैठ जाए और वो हट जाए। लेकिन इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है, 1-2 दिन की बात होती है, ये प्रदूषण रहने वाला है। इसलिए जब तक एक बड़ा स्टेप नहीं उठाया जाएगा, जब तक निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगेगी अवैध रूप से, जब तक ज्यादातर पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, पेड़ ये लोग लगाते हैं दिखावट के लिए, और फिर उसके बाद अपने ही मंसूबों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पेड़ों की बलि दी जाती है, और फिर पेड़ों को लगाया भी नहीं जाता है। सबसे बुरी बात यह है। तो कैसे, जब आप पेड़ को ही अगर आप काट देंगे तो कैसे ये प्यूरिफाई होगी हवा। अब दोस्तों जाते जाते मैं इस वीडियो के अंत में आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे सुझाव देना चाहूंगा, प्रिकॉशंस बताना चाहूंगा जो आप ले सकते हैं, बिकॉज ये चीजें बहुत खतरनाक हो चुकी हैं और अभी फिलहाल इसका निकट भविष्य में तो कोई हल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये चेंज आप लाएंगे तो जरूर दिखेगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले यह है कि आप प्रदूषण वाले इलाके में अगर आप रहते हैं या जाने वाले हैं या जाते हैं किसी भी कार्यवश, तो आप कृपया करके मास्क जरूर पहनकर जाइए और कोशिश कीजिए कि N95 मास्क लगाकर आप जाइए। प्लस दूसरी बात यह है कि आप फल सब्जियां ज्यादा लें जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हो, विटामिन सी ज्यादा हो। तो ये चीजें अगर ज्यादा होंगी तो फिर आपको एक प्रकार से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि अपने आसपास सफाई रखिए और पानी का छिड़काव जरूर कीजिए, लेकिन पानी को वेस्ट भी मत कीजिए। ये भी आप ये समझना चाहिए कि अगर पानी का छिड़काव हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पानी ही बर्बाद किया जाए। पानी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में उस बात पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन हमें चीजों को समझना होगा, प्राकृतिक संसाधनों को हमें समझना होगा। खूब आपको पानी भी पीना है, पानी का इस्तेमाल भी करना है, पानी पीते भी रहना है, ताकि आप मजबूत रहें और आप में कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक बड़ा जो एक चीज होती है कि आप मुख्य सड़कों का इस्तेमाल कम करें। अक्सर देखा जाता है कि मुख्य सड़कों पर ज्यादा प्रदूषण होता है क्योंकि उसमें ज्यादा वाहनों की मात्रा होती है, संख्या होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप हो सकता है, लेकिन बहुत केसेस में नहीं होता, लेकिन अगर कहीं पर भी पॉसिबल है कि आप दूसरी सड़क लेकर जा सकते हैं तो फिर आप नुक्कड़ या गलियों से निकल कर जाइए, हाईवेज का प्रयोग ना कीजिए और बहुत अपने आप को सतर्क रखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी तरफ से अपने लेवल पर स्टेप्स उठाएं। अगर आप कहीं पर जाते हैं तो प्लीज पूलिंग कर जाएं, प्लीज सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, ताकि अपने तरीके से अगर एक इंडिविजुअल, अगर एक भारतीय स्टेप उठाएगा तो एक बिग चेंज जरूर आएगा। अब तो ये एक ऐसी लाइन है जो आप ऐसे के ऊपर लिख दीजिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये समझना होगा हम सबको कि एक छोटा चेंज ही बड़ा बदलाव ला सकता है, एक छोटा स्टेप ही बड़ा बदलाव ला सकता है। जाते जाते सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों का दोगलापन आप देखिए इंसानों का, कि हम लोग दरअसल सेफ ट्रीज लिखते हैं उस पेपर पर जिस पेपर को बनाया जाता है पेड़ को काट कर ही। तो ये दोगलापन है इस देश का ही नहीं बल्कि इस दुनिया का। यहां पर क्या होता है कि अपने घर को साफ करने के लिए हम अपने घर की जब सफाई करते हैं तो कचरा पड़ोसी के जमीन पर या फिर बगल वाले के या थोड़ा सा दूर हम फेंकते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये मातृभूमि हमारी है, ये प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, हमें, ये हमारे पिताजी की जागीर नहीं है, हमारी निजी संपत्ति नहीं है, हमें इसे इस्तेमाल करना है और इसे संरक्षित भी करना है। फ्यूल को लेकर जो इतनी बातें होती हैं, कोयले को लेकर जो इतनी बातें होती हैं, कितना प्रदूषण ये फैलाता है, लेकिन अभी भी हमारी डिपेंडेंसी उन्हीं पर है। क्यों नहीं हम रिन्यूएबल सोर्सेज पर अभी हम आते? क्यों नहीं हम ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते? क्यों ये कॉप जैसे जो सम्मेलन होते हैं ये इसको कोई गंभीरता के साथ नहीं लेता? तभी लेगा क्या, जब इस देश, इस दुनिया से तमाम संसाधन समाप्त हो जाएंगे और फिर हम और आपको एक दूसरे की जान लेनी पड़ जाएगी, मारकाट मचेगी सिर्फ पानी की बूंद के लिए या भोजन के लिए। ये समझना होगा वो स्थिति ना आए, इसलिए हर एक को कदम उठाना होगा। कृपया करके जागरूक रहिए और जागरूकता फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।